Hello students, so I'm back with next session of KVPY SX series. Unfortunately, the exam has been announced to be closed from now. So the exam will not happen, पर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम लोग इन सेशंस में नई नई चीजें सीख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मुझे भी मजा आ रहा था एंड आई बिलीव आप लोगों को भी मजा आ ही रहा था। तो हम अभी तो कंटिन्यू करते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है। तो मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा। नाम शायद इस सीरीज का चेंज हो जाए अब, क्योंकि अब ये एग्जाम हटा दिया गया है, लेकिन शेड्यूल तो यही रहेगा। मतलब इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड सेव कर लो अपने पास, सो दैट यू आर अवेयर कि कौन से सेशन कब रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं क्या कवर करने वाला हूँ? तो आज के सेशन में मैं करंट चैप्टर की बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी सेशन लिए थे वो लार्जली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, या पिछले कुछ सेशंस मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर लिए थे, अब वो फिनिश्ड है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करने वाला हूं, और इसमें मैं एक ऐसी चीज कवर करने वाला हूं जो कि मुझे पता है कि रेगुलर क्लासेस में कवर नहीं की जाती है। यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक है, जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, इन ऑल लाइकलीहुड जहां तक है, ये चीज आपको इंस्टीट्यूट में फर्स्ट एक्सपोजर जो मिलता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तब तो नहीं कवर कराई जाती होगी। देखते हैं ऐसी क्या चीज है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं अपना डिस्कशन ये डिस्कस करते हुए कि एक कंडक्टर के अंदर, या जनरली जो एक रेजिस्टर होता है जिसके अंदर कुछ रेजिस्टिविटी होती है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, जिसमें से करंट पास कर सकता है, उसके अंदर करंट स्टैब्लिश कैसे होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये एक होमोजीनियस सिलेंड्रिकल रेजिस्टर है। तो जब मैं इसको होमोजीनियस कह रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, दैट इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने इस सिलेंडर को एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट करते ही बैटरी क्या करेगी ये समझते हैं। ठीक है, तो गाइज जैसे एक फैन होता है, ठीक है, जैसे एक फैन होता है, ठीक है, जिसका काम होता है एयर को एक तरफ से दूसरी तरफ पे फेंकना। जैसे कि अगर ये फैन रोटेशन स्टार्ट करेगा तो एक तरफ की एयर को दूसरी तरफ फेंकना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वाटर पंप भी यही काम करता है। वाटर पंप का फैन जब घूमता है तो वो एक तरफ के पानी को फेंकता है दूसरी तरफ। वैसे ही बैटरी जो होती है, बैटरी भी एक पंप की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जिसका काम होता है चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकना। ठीक है, माइंड यू, बैटरी का काम चार्ज सप्लाई करना नहीं होता है। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज जो कि चार्ज सप्लाई करेगी। इट्स जस्ट ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। ठीक है, तो बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फेंकना, यानी कि अपने पॉजिटिव टर्मिनल से अपने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फेंकना। तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। तो वायर के इस सेगमेंट में भी ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, तो वायर के इस सेगमेंट में भी ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, वायर के इस सेगमेंट में भी ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। और अगर इस सिलेंडर को मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक कर दूं, डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, तो होगा ये कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाने लगेंगे, और सेम चीज बाकी के वायर में भी होगी। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही बैटरी ने फेंका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, उसकी वजह से आगे इलेक्ट्रॉन जाने लगे, उसकी वजह से आगे जाने लगे, उसकी वजह से आगे, उसकी वजह से आगे, उसकी वजह से आगे, करते करते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने लगे। मतलब बैटरी को कनेक्ट करते ही बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को फेंकना चालू करा, जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन एक्सेस। उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होने लगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होने लगा, जिससे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लगा। ठीक है, जिससे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रेवल करेगा। यहाँ पे कम हो गई है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे ज्यादा है। तो इस तरह करते करते एक फ्लो स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब कि इनिशियली इनिशियली का मतलब जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया होगा, वैसे ही अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा होगा। बट स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद ऐसा होगा कि जो चार्ज फ्लो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन का कंसिस्टेंट फ्लो बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन ऐसा होते होते यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो चुके होंगे, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो चुके होंगे, और यही चार्जेस होते हैं जो इस फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस फील्ड की वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट हो गया। माइंड यू, कंडक्टर के अंदर
मतलब ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। पर सोचने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहां से है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस की वजह से ही आ सकता है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से आ सकता है, या फिर मूविंग चार्जेस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो चार्ज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये एजेस के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इन चार्जेस के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्या इनका मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में बात कर सकते हैं, और क्या चार्जेस एजेस पे ही एक्यूमुलेट होते हैं, क्या बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होते। तो यही सारे क्वेश्चन आज हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी कहानी एक यूनिफॉर्म सिलेंडर से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं वहां से चीजें पिक करता हूं जहां से तुम लोग फेमिलियर हो। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सिलेंडर है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है ए, उसका क्रॉस सेक्शन, सॉरी लेंथ हमें दे रखी है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है ए, हमने कर दी है इससे एक बैटरी कनेक्ट। ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी है रो। तो अब सबसे पहले चीज, क्या हम इसका रेजिस्टेंस रो एल बाय ए नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी ये लिख सकते हैं। बैटरी का ईएमएफ अगर वी है तो इसके अंदर, इस वायर के अंदर और इस कंडक्टर के अंदर जो करंट डेवलप होगी उस करंट को हम लिखेंगे वी बाय आर। तो ये हो जाएगी वी ए बाय रो एल। तो ये करंट स्टैब्लिश हो गई। इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी आएगी इस कंडक्टर के अंदर, उसको हम लिखेंगे आई बाय ए। तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगी वी बाय रो एल। और इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब ये लिख के अब हम ये भी लिख सकते हैं कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो इंटू जे के बराबर, यानी कि वी बाय एल के बराबर, जिसको कि तुम कहोगे कि सर ये तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसमें इतना घुमाने फिराने की जरूरत थी। ठीक है, तो घुमाने फिराने की जरूरत ये थी जिससे कि हम दूसरे केसेस में ये कर पाए। ये तो केस सिंपल था इसलिए हमने हम सोच सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया वी बाय एल। अब ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में सोचना स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले अपने आप से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी वॉल्यूम में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता? क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो नहीं हो सकती? तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जनरली रो सिंबल यूज करते हैं, लेकिन रो सिंबल को मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डी से इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, अब तुम रिकॉल करो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, मैंने इन्हीं सेशंस में पढ़ाया है। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ वो क्या कहता है? ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ ये कहता है कि डेल ई वेक्टर जो होगा ये चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स वाई और जेड कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ये बस मैं रिकॉल करा रहा हूं, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है तुम्हें इन्हीं सेशंस में। ठीक है, तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहे हैं, ठीक है, तो डेल ई वेक्टर का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ओनली प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई कंपोनेंट ओनली प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड कंपोनेंट ओनली, ये मतलब होता है। ठीक है, और इन केस अगर स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, अगर स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल r का फंक्शन है, वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ऐसे केस में डेल ई का जो एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाता है 1/r² इंटू डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर ई। ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये मान लो r के साथ साथ थीटा का भी फंक्शन होता है, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे और भी टर्म्स आती। ठीक है, पर जनरली वैसा देते नहीं है, इसलिए हम इतने से काम चला सकते हैं। मतलब कि जब ये केवल r का फंक्शन होता है, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो आगे वाली टर्म्स जीरो में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हम याद रख सकते हैं, ये हमारे काम में आएगा। एक और पॉइंट जो हम याद रख सकते हैं कि इन केस अगर हम डील कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है, इन केस अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर, ठीक है, डेल ई का जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है 1/r इंटू डेल बाय डेल आर ऑफ आर टाइम्स ई। ठीक है, तो इनको हम अभी यूज करने वाले हैं। तो ये तो मैंने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का रिवीजन करवा दिया। लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। हमारा एम था इस कंडक्टर के अंदर डेंसिटी पता करना। डेंसिटी के लिए मैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ यूज करना चाहता हूं, तो करता हूं। ठीक है, कैसे करूंगा मैं? तो मैं कहूंगा कि भाई डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट को हम डेल ई लिख देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ई तो है कांस्टेंट। यहां पे देखो,
v कांस्टेंट l कांस्टेंट, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में e तो है कांस्टेंट, इसका मतलब ये जीरो आ जाएगा, इसका मतलब d की वैल्यू जीरो आ गई। तो अब हमें ये कंक्लूसिवली पता है कि वॉल्यूम के अंदर तो चार्जेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं एजेस की। तो एजेस पे यहां पे मान लेते हैं सिग्मा एल चार्ज डेंसिटी है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि चलो एक काम करते हैं, हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं डी ए एरिया का, और इस पे गॉस लॉ लगाते हैं। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि नेट आउटवर्ड नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, वो हो जाएगा ई इंटू डी ए, और इसको मुझे क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्यू एनक्लोज कितना होगा, ये हो जाएगा सिग्मा एल इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डी ए इससे कैंसिल हो गया, तो सिग्मा एल की वैल्यू आ जाएगी ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वी एप्सिलॉन नॉट बाय एल। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेकर सिग्मा आर की वैल्यू भी निकाल देंगे, जो कि माइनस वी ई नॉट बाय एल आ जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि नेट चार्ज जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का सिग्मा यहाँ के सिग्मा के इक्वल आ गया है, तो चार्जेस भी इक्वल आएंगे, मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज डेंसिटी है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल कंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल, ठीक है, अंडरस्टैंड। और ये होना भी चाहिए था, क्यों नहीं होगा? बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है चार्ज को एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ डंप करना। तो बैटरी अगर ना कोई चार्ज अपने पास रख रही है, ना अपने पास से कोई चार्ज सप्लाई कर रही है, तो फिर कंडक्टर का ओवरऑल चार्ज क्यों चेंज होगा? ठीक है, तो वो तो न्यूट्रल ही रहेगा। ऑल्दो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंडक्टर जरूर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एजेस पे चार्ज आ गया है, बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं आया है, ठीक है। तो अब देखो ये आइडिया अगर तुमने ग्रास्प कर लिया है, तो अब इसी आइडिया को मैं अलग अलग सिचुएशन पे अप्लाई करूंगा। मतलब अब इस सेशन को मैं यूज करूंगा सेम आइडिया को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। लेट्स से वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट अ कंपोजिट सिलेंडर। सो दिस इज अ सिलेंडर विच इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट सिलेंडर्स जॉइंट एंड टू एंड। इनकी लेंथ हम L1 L2 मान लेते हैं, इनकी रेजिस्टिविटीज को ρ1 ρ2 मान लेते हैं, लेकिन इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ठीक है। और हमने इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम जानना क्या चाहते हैं, ये तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब हमारा एम क्या है निकालना। हमारा एम है सिग्मा लेफ्ट, यहाँ पे जो सरफेस है, इसके ऊपर कितनी चार्ज डेंसिटी है ये पता करना, ठीक है। जंक्शन में चार्ज डेंसिटी कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो इसको पता करना, इसको मैं सिग्मा जे लिख देता हूं। और यहां पे चार्ज डेंसिटी कितनी है ये पता करना, इसको मैं सिग्मा आर लिख देता हूं। तो अच्छा, इसके अलावा एक और हमारा मकसद रहेगा, एक और हमारा एम रहेगा, वो रहेगा D1, यानी कि फर्स्ट सिलेंडर के अंदर चार्ज डेंसिटी को पता करना, और D2 सेकेंड सिलेंडर के अंदर चार्ज डेंसिटी को पता करना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करने वाले। प्रोसीजर हमारा लगभग लगभग सेम रहेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पूरे सिलेंडर का, उसको हम लिखेंगे R1 प्लस R2। आई होप यू एग्री विद मी कि ये दोनों सिलेंडर इस केस में सीरीज में जुड़े हुए माने जाएंगे। R1 हो जाएगा ρ1 L1 बाय ए, और R2 हो जाएगा ρ2 L2 बाय ए। तो ये हमने लिख दिया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर लिख दिया हमने, तो ये जो करंट फ्लो करेगा वायर्स में से, ये करंट भी हम लिख सकते हैं। तो ये करंट होगा अप्लाइड वोल्टेज इज V, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये बन जाएगा VA अपॉन ρ1 L1 प्लस ρ2 L2। ये बन गई I की वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं J, तो J आ जाएगा I अपॉन A। तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय ρ1 L1 प्लस ρ2 L2। ये बन गया J। अब J से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नोटिस करो कि करंट डेंसिटी जो यहाँ पे थी, जो फर्स्ट के अंदर थी, वही सेकंड में के अंदर होगी। ये तो बात हो गई करंट डेंसिटी की सॉरी, हाँ, करंट डेंसिटी की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो इंटू जे। तो पहले सिलेंडर के अंदर, इस हाफ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा डिपिक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिलेटिवली वीकर मान लेता हूँ, चलो, तो ये E1 फील्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे कंडक्टर के अंदर, जो कंपोजिट का जो दूसरा हिस्सा है, उसके अंदर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो, E1 को हम लिखेंगे रो वन इंटू जे। तो ये हो जाएगा ρ1 V अपॉन, सब कुछ सही कर रहा हूँ ना मैं, है ना। तो ये हो जाएगा ρ1 L1 प्लस ρ2 L2। ये हो गया E1, ठीक है। इसी तरीके से E2 निकल जाएगा, जो कि निकलेगा ρ2, ठीक है, ρ2 इंटू V अपॉन ρ1 L1 प्लस ρ2
L2, तो ये हमने E1 E2 की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब देखो, अब मैं पहले बात करता हूँ जंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे है जंक्शन। तो इस जंक्शन में अगर हम एक गॉसियन सरफेस ले ले इस तरह की, मतलब कि ये एक सिलेंडर कह लो या प्रिज्मेटिक कह लो। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमने ली। तो इसमें देखो, जो हमने फील्ड पैटर्न यहाँ ड्रॉ कर रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हम E1 लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे E2। ठीक है, तो नेट फ्लक्स हम लिखेंगे E2 इंटू डी ए प्लस माइनस E1 इंटू डी ए, ये नेट फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए इंटू E2 माइनस E1। चेक करो। और सिग्मा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिग्मा जंक्शन इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चेक करो। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा जे की वैल्यू आ गई, या सिग्मा जंक्शन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए इंटू E2 माइनस E1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। देख लो। ठीक है, तो ये हमने सिग्मा जे की वैल्यू लिख दी, ये है सिग्मा जे। अब अगर हम इस सरफेस पे कितना सिग्मा है ये लिखना चाहते हैं, इस सरफेस पे कितना सिग्मा है, इसको सिग्मा एल मान लेते हैं, यहाँ पे सिग्मा आर मान लेते हैं। तो देखो फिर से सिमिलर कैलकुलेशन होंगी, सिग्मा एल इंटू एरिया करते हैं। ठीक है, तो चार्ज आ जाता, तो इसी चार्ज को हम लिखते, लाइक चलो मैं लिख देता हूँ, इसी चार्ज को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते E1 इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एल की वैल्यू आ जाएगी E1 बाय एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो। ठीक है, तो चार्ज, यस लुक्स करेक्ट। सिमिलरली सिग्मा आर जो आएगा वो माइनस E2 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बिल्कुल ये कैलकुलेशन करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो तुम करके खुद चेक कर लो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो अब देखो, हमने क्या क्या पता कर लिया, हमने E1 E2 पता कर लिए थे हमने, तीनों जगह पे का सिग्मा पता कर लिया। अब एक और चीज नोटिस करो कि ये और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है, लाइक फर्स्ट सिलेंडर के अंदर E1 कांस्टेंट रहेगा, सेकंड सिलेंडर के अंदर E2 कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब डेरिवेटिव्स तो इनके जीरो आ जाएंगे जब हम डेल कैलकुलेट करेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि D1 और D2 दोनों जीरो है, मतलब कि चार्ज डेंसिटी जहाँ पे सेम है, ठीक है, वहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे सेम है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी जीरो आ जाएगी। तो ये एक रूल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने कंपोजिट सिलेंडर की बात करी। ठीक है, नोटिस करो कि टोटल चार्ज अभी भी जीरो है। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। अब हम देखते हैं, अभी मैंने दो सिलेंडर्स को मिला के एक जंक्शन क्रिएट करा था। व्हाट इफ मैं इनफाइनाइट जंक्शन क्रिएट कर दूं? राइट, यू हर्ड इट राइट, इनफाइनाइट जंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? सपोज मैं इस एंड को ओरिजिन मान के इसको एक्स एक्सिस डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस डिक्लेयर कर देते हैं, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, हालांकि उसका कोई रोल नहीं है। अब मैं रेजिस्टिविटी को लिख देता हूँ रो नॉट इंटू वन प्लस एक्स बाई एल। ठीक है, तो चेक करो रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है यानी कि रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटर जंक्शंस हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी भी यही है कि स्पेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी और एजेस पे कितनी होगी। देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं। तो पहला स्टेप जो कि हमें करना चाहिए वो है कि इसका हमें रेजिस्टेंस निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। देखो, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। राइट, तो इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे।
तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो डी एक्स बाय ए, और रो की जगह पे हम डाल देंगे रो नॉट 1+x/l इंटू डी एक्स बाई ए। ठीक है, तो अब इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो यानी कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी कि वो आ जाएगा रो नॉट बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ 1+x/l डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से l तक चेंज होगी। ठीक है, तो ये देखो हो जाएगा रो नॉट ए, और ये हो जाएगा l+l² बाय 2l, ये हो गई देखो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट बाय ए इंटू 3l/2। तो ये देखो ये वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की 3 रो नॉट l/2a। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का हम क्या करें, तो रेजिस्टेंस से अब हम करंट पता लगा सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन नोटिस, ठीक है, वी कैन नोटिस कि करंट पूरे सिलेंडर के अंदर सेम रहेगा, करंट डेंसिटी भी सेम रहेगी, मतलब कि करंट डेंसिटी सिंपली आई बाय ए। ठीक है, ए यूनिफॉर्म है तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट, दैट्स 3 रो नॉट L इंटू 2a इंटू 1/a। ठीक है, करंट डेंसिटी निकालने के लिए तो ये कैंसिल होके ये बन जाएगा 2v डिवाइडेड बाय 3 रो नॉट L। ठीक है, 2v डिवाइड बाई 3 रो नॉट L, तो ये J की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक करने के बाद अब आगे की बात करते हैं। अब हमें J से E निकालना है, तो वो रो इंटू जे प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा, J लिख लेता हूँ मैं पहले, 2v0/3l, 2v0/3l रो नॉट। ठीक है, ये तो बात हो गई J की। ठीक है, अब इसको हम रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नॉट 1+x/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, तो यहाँ से रो नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग 2v/3l 1+x/l। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो E आ गया है x का फंक्शन, यानी कि अब हम डेंसिटी की बात कर लेंगे, जो मतलब इस बार हम नॉन जीरो वाली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अभी तो यही लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू 2v/3l²। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई, चेक करो। तो ये हो जाएगा 2v/0/3l²। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई चार्ज डेंसिटी की। अब देखो कि चार्ज डेंसिटी भी इस पर्टिकुलर केस में तो कांस्टेंट आ गई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट आ गई है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, वो होगा डी इंटू वॉल्यूम। यस, तो ये हो जाएगा डी इंटू डी को हम लिख देंगे 2v/0/3l²। ठीक है, और वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एल। तो ये सिंपली बन गया 2v0/0a/3l। तो इतना चार्ज इसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। तो सिग्मा एल निकालने के लिए हमें ई एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो ई का एक्सप्रेशन है इसके अंदर एक्स को 0 डाल दो। ठीक है, तो ई एल निकालने के लिए तो ई एल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2v/3l। चेक कर लो, एल एक्स की जगह 0 डाल दिया तो। ठीक है, तो अब सिग्मा एल कैसे आएगा, सिग्मा एल आएगा ई एल इंटू एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हो जाएगा 2v/0/3l। ठीक है, ये आ गया सिग्मा। तो चार्ज कैसे आएगा, चार्ज ऑन द लेफ्ट सरफेस, ये आ जाएगा सिग्मा एल। ठीक है, ठीक है, इनटू एरिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2v/0a/3l। ये सिग्मा एल की बात हो गई। इसी तरीके से हम सिग्मा आर की बात कर सकते हैं।
ठीक है, तो सिग्मा आर में के लिए मुझे ई आर चाहिएगा। ई आर के लिए यहाँ पे एक्स की जगह एल डाल देंगे, तो ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4v/3l। ठीक है, ये हो गया ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये 4v/3l है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा आर बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब Q ऑन राइट सरफेस जो बनेगा वो -4v/0/3l। ठीक है, इनटू ए, ये चेक कर लो। और अब ये भी चेक कर लो कि इन तीनों का सम ज़ीरो हो गया क्या। ठीक है, वो होना ही चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा है तो इसको चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखो सब मैच हो गया, वो होना भी था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा हो कि जैसे नॉन होमोजीनियस सिलेंडर्स होते हैं उनमें जगह जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड व्हेन आई से चार्ज आई डू नॉट इंटेंड टू से द इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन टू से चार्जेस, प्रॉपर चार्जेस। ठीक है, राइट, नो। तो स्पेस में चार्ज होता है और उसके अलावा एजेस पे भी चार्ज होता है, सच दैट ओवरऑल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। ठीक है, राइट। तो अब देखो, अभी तक हमने एक सिलेंडर को डिस्कस किया था, अब हम एक होमोजीनियस स्फेरिकल कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। तो होमोजीनियस कहने का मतलब हुआ कि इसकी डेंसिटी, इसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, और मान लेते हैं हम एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर देंगे जिससे कि रेडियल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। ठीक है, तो एम हमारा क्या है, एम हमारा यही है। एक तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या इस रीजन के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है एजेस पे। ठीक है, और एंड्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चीज़ स्टार्ट होगी रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर ठीक है, ये एक स्फेयर है, तो हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, स्फेरिकल शेल का एलिमेंट लेते हैं, और उसके बाद रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है ये आती है रेजिस्टिविटी बाय 4 पाई 1/a-1/b। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तुम कर सकते हो, इजी है। ठीक है, कर सकते हो, ये बहुत जगह पे मिल भी जाएगा, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आगे की बात करता हूँ। तो करंट कितना आ जाएगा, तो करंट हो जाएगा V/R, यानी कि ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय रो इंटू B-A इंटू 4 पाई AB। ठीक है, तो देख लो, ये हो गया। करंट हमने लिख लिया है। अब करंट लिखने के बाद हम करंट डेंसिटी लिखेंगे। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा I डिवाइडेड बाय 4 पाई r²। ठीक है, या अगर मैं x की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो हम r की टर्म्स में लिख लेते हैं, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, ये dr हो जाएगा। तो I/4 पाई r², तो इससे देखो ये बन जाएगा V अपॉन रो B-A इंटू r²। ये चेक करो, ये J की वैल्यू आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वो आएगा रो J, तो ये हो जाएगा VAB/B-A इंटू r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अब देखो यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है, इसलिए अगर मैं वॉल्यूम डेंसिटी पता करने जाऊँ तो मुझे एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल ई। ये तो मैंने गॉस लॉ लिखा है, डिफरेंशियल फॉर्म में गॉस लॉ लिखा है। ठीक है, अब ये डेल ई कैलकुलेट कैसे होगा, ये होगा 1/r² इंटू डेल बाय डेल आर इंटू r²e। अब नोटिस करो कि जैसे ही तुम r²e करोगे तो ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये जीरो आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम में अभी भी कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है। ठीक है, रिमेंबर यूनिक होमोजीनियस होने पे नहीं होता है वॉल्यूम के अंदर। अब एजेस की बात करते हैं। तो ई इनर इनर सरफेस पे जो ई की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी अगर हम स्मॉल आर को ए के बराबर डाल दें। तो ये हो जाएगा VB अपॉन B-A इंटू ए। यहाँ पे a² आएगा, यहाँ पे a है, तो ये बचेगा, ये ई इनर हो गया। ठीक है, तो ये ई इनर होने के बाद अब अगर मैं चार्ज लिखना चाहूँ इनर सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो या मैं अगर सिग्मा लिखना चाहूँ तो सिग्मा इनर को हम कैसे लिखेंगे,
तो ये हो जाएगा सिग्मा इनर इंटू 4 पाई a स्क्वायर, ये चार्ज हो गया, इज इक्वल्स टू फ्लक्स। अब फ्लक्स हम लिखेंगे ई इनर, ठीक है, ई इनर इंटू एरिया, ठीक है। तो ये हो गया दिस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ से देखो 4 पाई a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा इनर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी वी बी अपॉन ए इंटू बी माइनस, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो नोटिस कर लो ये सिग्मा इनर आ गया है, ठीक है। तो सिग्मा इनर अगर आ गया है, तो अगर मुझे चार्ज लिखना है इनर सरफेस पे, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ए 4 पाई a स्क्वायर से, ठीक है। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो इनर सरफेस पे तो चार्ज है, वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं था। तो अब आउटर सरफेस पे निकालते हैं, तो सिग्मा आउटर को हम लिख देंगे, ठीक है, ई आउटर कैसे आएगा, तो स्मॉल आर की जगह बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर सरफेस, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज चाहिए तो ये वैल्यू वी ए बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 4 पाई b स्क्वायर से, ठीक है। तो बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होकर ये बचेगा 4 पाई वी ए बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस ए, माइंड यू दिस विल बी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब देख लो क्यू इनर हमने क्या लिखा था, 4 पाई वी बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस ए, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है विद नेगेटिव साइन के साथ। सो जो क्यू टोटल आएगा वो 0 आ जाएगा, वो आना भी चाहिए था, ठीक है, तो वो 0 आ जाएगा, राइट। तो ये हमने होमोजीनियस स्फेरिकल की बात कर ली। अब अगर नॉन होमोजीनियस की बात करें, ठीक है, नॉन होमोजीनियस की बात मैं एक जनरल तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो रेजिस्टिविटी है उसको हम रो नॉट अपॉन आर रेज़्ड टू पावर एन लिख देंगे, ठीक है। तो ये मानते हुए करते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर इसी तरह का फंक्शन गिवन हो, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होगी रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंटल शेल कंसिडर करेंगे डी आर विड्थ की। तो इसका जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम रो इंटू डी आर बाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब रो की वैल्यू डाल देते हैं, तो रो हो जाएगा रो नॉट एंड देन आर रेज टू पावर एन माइनस टू। चेक दिस, ये आर रेज टू पावर एन होता, ये एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया है, ये रेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन आर रेज टू पावर एन, पहले पूरा ही लिख देते हैं। ये हमने रो की वैल्यू लिख दी है इंटू 1/4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे +2 कर देते हैं, ठीक है, और इंटू डी आर, ठीक है। तो अब इस रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन करेंगे और आर की वैल्यू चेंज होगी ए से लेके बी तक, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो आर की वैल्यू बन जाएगी रो नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। अब आर रेज टू पावर माइनस एन माइनस 2+1 डिवाइडेड बाय माइनस एन माइनस 1, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग द इंटीग्रेशन, नथिंग मोर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, आई थिंक हो ही गया, ठीक है। तो ये अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स ए से लेके बी तक जानी है, तो ये हो जाएगा रो नॉट बाय 4 पाई 1 + n, ठीक है। और इस माइनस को हम अंदर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, या माइनस को एडजस्ट करके पहले लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a⁻n+1 -1/b⁻n+1, चेक करो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम करंट को लिख देंगे V/R, जे को लिख देंगे I इंटू 4 पाई r स्क्वायर,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देंगे J इंटू रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो इंटू जे। जे होगा 4 तो जे ये हो जाएगा I/4 पाई r² इंटू रो। तो रो को हम लिख देंगे रो नॉट अपॉन r⁻n। तो ये बन जाएगा रो नॉट I/4 पाई, रो नॉट I/4 पाई r⁻n+2। तो ये n+2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम डेंसिटी की बात कर सकते हैं। हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल ई वेक्टर। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखना ध्यान से, 1/r² डेल डेल बाय डेल आर ऑफ r²e। ठीक है, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1/r²। एंड देन ये r² से मल्टीप्लाई करने का नतीजा ये होगा कि यहाँ से 2 चला जाएगा। तो कॉन्स्टेंट्स को तो पहले लिख देते हैं। तो रो नॉट I/4 पाई ये तो अपनी जगह पे आ गए। अब r⁻n का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो -n यहाँ पे रहेगा और r⁻n+1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो देखो, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट बाय r² इंटू रो नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, तो r⁻n+1, तो एक काम करते हैं, इस r² को हटा के r⁻n+3 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये कंसिडर कर लिया, हमने ये कंसिडर कर लिया, 4 पाई कंसिडर कर लिया, ये कर लिया, बचा क्या, आई और एन। ठीक है, विद माइनस साइन। तो ये देख लो, ये वॉल्यूम डेंसिटी हमने पता लगा ली है। ठीक है, तो ये है चार्ज जो कि पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऑफ कोर्स एजेस पे भी चार्ज होगा, लेकिन ये वो चार्ज है जो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये उसकी डेंसिटी है। क्या इससे हम चार्ज पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख देते हैं। तो ये है माइनस रो नॉट ई नॉट देन I/4 पाई r⁻n+3। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, अभी आई भी सब्स्टिट्यूट करना बाकी हमने किया नहीं है। ठीक है, वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये d एज अ फंक्शन ऑफ r आ गया। अब अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मैं d को 4 पाई r² dr से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूं। ठीक है, तो और ये हम कर देंगे a से लेकर b तक। ठीक है, तो इसमें से जैसे 4 पाई तो कॉमन बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बचेगा dr² प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने d पता लगा ही लिया था, तो ये होगा माइनस एप्सिलॉन नॉट रो नॉट आई। ठीक है, अपॉन 4 पाई r⁻n+3। ठीक है, अब इसको r² न्यूमरेटर में है, उससे मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ 1 बचेगा और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 4 पाई हमने बाहर निकाल दिया था, ये बाहर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट रो नॉट, माइनस एप्सिलॉन नॉट रो नॉट देन n अपॉन r⁻n+1 इंटू आई। ठीक है, आई हमने लिख दिया था, अभी मैं आई की टर्म्स में छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आई लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, आर लिखा हुआ है तो आई भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिमिलर वे में अगर मैं सिग्मा एल की बात करूं, तो ये होगा ई एट लेफ्ट हैंड इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ई एट लेफ्ट हैंड कैसे निकलेगा, सॉरी लेफ्ट की जगह इनर बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो सिग्मा इनर लिखते हैं। सिग्मा इनर होगा ई इनर इंटू 4 पाई a²। ठीक है, तो ई का जो एक्सप्रेशन बना है, इसमें स्मॉल आर को a के बराबर डाल देते हैं। तो ये बन जाएगा रो नॉट I/4 पाई और a⁻n+1 था आई गेस।
यहाँ पे +2 था, ठीक है। तो जब हम 4πa² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4π कैंसिल हो जाएगा, a² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ρ0I/an, ठीक है। और एक एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना था ही। हम्म, ठीक है, ये है a⁻n। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने, ये r कैसे बाहर आएगा, यहाँ पे तो लिमिट्स लग जाएंगी ना, इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं मैंने, है ना, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये है n -n-1 का इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 1/n 1/r⁻n, और यहाँ पे एक माइनस आता, ठीक है। इसको हम a से लेके b तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये माइनस डाल देता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, यानी कि ये बनेगा ε0 ρ0, ठीक है। इस n को काट देते हैं i, ठीक है, 1/b⁻n -1/a⁻n, ये बनेगा इसका, ठीक है। तो ये सिग्मा इनर, ये इनफैक्ट सिग्मा नहीं है, ये चार्ज है, दिस इज चार्ज, ठीक है। ये चार्ज हो गया। अब क्यू आउटर कैलकुलेट करेंगे अगर हम, ठीक है, तो क्यू आउटर हो जाएगा ई आउटर इंटू ε0 इंटू 4πb², ठीक है। तो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, तो यहाँ पे r की जगह b डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ρ0I/4π r⁻n, चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये 4π भी कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा -ρ0ε0, ये r की जगह b होगा, आउटर सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, i/b⁻n, ये हो गया। तो अब देख लो क्यू आउटर, क्यू इनर और क्यू वॉल्यूम को ऐड करके 0 आ रहा है क्या, मुझे तो लग रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्यू टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक नॉन होमोजीनियस स्फेरिकल रेजिस्टर की बात कर ली। तो गाइस आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, मतलब तुमको ये समझ में आया हो कि कोई सा भी एक कंडक्टर हो, उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस ने प्रोड्यूस किया होता है जो कि एक्यूमुलेट होते हैं उस कंडक्टर के अंदर, लेकिन इससे कंडक्टर एज अ होल कभी भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और पूरे कंडक्टर के पूरे स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, जब हम हिट्रोजीनियस यूज करें, हम ऐसा रेजिस्टिविटी यूज करें जो कि विच इज चेंजिंग विथ लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इरडोव किताब से जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस, यू शुड ट्राई दीज क्वेश्चंस, एंड दीज आर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, सो आई होप यू ट्राई दीज क्वेश्चंस, ठीक है। और अब समय आ गया है टीजर का, ठीक है। तो गाइज टीजर बेसिकली एक क्वेश्चन होता है जो कि जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इस सेशन में उससे रिलेटेड होगा। बहुत सारे बच्चे टीजर्स के सोल्यूशन भेजते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो आपको इस ईमेल आईडी पे सोल्यूशन भेजना है, नीट एंड क्लीन सोल्यूशन होना चाहिए विथ प्रॉपर रीजनिंग, ठीक है। द ओनर्स ऑफ एक्सप्लेनिंग योर सोल्यूशन लाइज विथ यू, नॉट विथ मी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं पेन मार के तुम्हारा सोल्यूशन समझने की कोशिश करूंगा, मैं एक रीडिंग करूंगा और तुम्हारा सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि मुझे समझ में आए कि तुम करना क्या चाहते हो, ठीक है। और इस सब्जेक्ट हेडिंग के साथ ईमेल भेजना, इस ईमेल आईडी पे भेजना, इस पे भेजना, ठीक है। तुम्हारे ईमेल भेजने के करीब 1 वीक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बीच में मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, लाइक 1 वीक में एक पर्सनल अपना एक टाइम लिमिट लेके चलता हूँ कि इतने में तो रिप्लाई कर ही देना चाहिए, तो आई ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। सो दिस इज योर टीजर क्वेश्चन, व्हाट इट इज,
So we have two coaxial cylinder. Coaxial cylinder. This radius is, let's say, A. This radius is, let's say, B, and this radius is, let's say, C. So there are two layers, two cylindrical layers, which are coaxial, and they are of length L. Okay, and this one has a resistivity rho 1, and this one has a resistivity rho 2. At the junction, there will be some charge density at the junction of these two layers. Okay, so I want to know sigma at junction. So that is what the question is. So I hope you will try these questions and you will send me many solutions, and I will be able to enjoy by looking at your solutions. So those of you who are not aware of what Eklavya is, do Google search about it. You may just surprise yourself. So be updated about what it is, and scan this QR code or type this, use this link. It is also present in the description box of this session. Okay, to see a document where all the details of our upcoming batches are present. Like अगर हम कोई सा भी नया बैच चालू करेंगे, and when I say हम, what do I mean? I mean एकलव्य टीम. ठीक है, तो जब भी हम कोई नया बैच चालू करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली जाएगी, and you will know how to participate in the admission process of that batch. Having said that, the batches run by our team, they offer very high scholarship. ठीक है, तुम अपने नोन पता करने की कोशिश करना, अगर तुम्हारे नोन में कोई है जो कि टीम एकलव्य से पढ़ रहा हो, then they will be able to guide you better. Alright guys, on that note, one final thing, there is a YouTube channel where we create content. We basically solve previous year JEE advanced questions and previous year KVPI questions, and we upload videos on a question by question basis. So if you want to see the solution of some controversial questions, you can check this channel out. Alright guys, with that I will end this session. I hope you enjoyed this session guys, and take care. Bye bye. I'll see you the next week.